डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम द सी एंड द स्काई लार्क। थोड़ा सा पोएम शुरू करने के पहले, इसके बारे में डिस्कशन करने के पहले थोड़ा मैं बताता हूँ कि ये सी एंड द स्काई लार्क क्या मतलब है और किसने लिखा है, क्या है। तो सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखनी है कि इसके जो पोइट है वो है गेरार्ड मैनली हॉकिंस। जीएम हॉकिंस के नाम से उनको जानते हैं। तो जीएम हॉकिंस की ये पोएम है द सी एंड द स्काई लार्क। दूसरी बात जो आपको जाननी है वो है कि ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट आप जानते हैं, कई बार पहले भी इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। सोनेट का मतलब 14 लाइन की कविता जिसको सोनेट कहते हैं। अगली बात जो आपको जानने योग्य, जो आपको जानना चाहिए कि ये जो पोएम है सी एंड द स्काई लार्क, इसका जो टाइटल, इसका क्या मतलब है और इसकी थीम, विषय वस्तु क्या है। तो सी, जैसा कि आप जानते हैं, सी का मतलब समुद्र और स्काई लार्क एक पक्षी होता है जिसको हम लावा पक्षी के नाम से जानते हैं। लावा पक्षी एक पक्षी होता है, समुद्र के किनारे रहता है और आकाश में उड़ता हुआ ये सुंदर मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर इस पोएम में टाइटल से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इस पोएम में सी, समुद्र और स्काई लार्क एक पक्षी के बारे में बताया जाएगा। थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। इस पोएम के अंदर जेम हॉकिंस इस बात पर विचार करेगा कि प्रकृति के अंदर दो विरोधाभास होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि एक तरफ तो प्राकृतिक चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर वो प्राकृतिक चीज़ें समुद्र और स्काई लार्क पक्षी से बताई है, और दूसरी तरफ मनुष्य का जीवन होता है, इंसानी जीवन है जो कि लगातार गिरावट की ओर, पतन की ओर अग्रसर है। जबकि प्राकृतिक चीज़ें जो समुद्र है, स्काई लार्क पक्षी है, इसमें कोई गिरावट नहीं हो रही है, इसके आनंद में कोई कमी नहीं आ रही है, चीज़ें जैसी थी वैसे चल रही है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है लगातार भौतिकवादी होने के कारण लगातार पतन की ओर अग्रसर है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि जेम हॉकिंस की यह पोएम है जो कि एक सोनेट है, नाम इसका सी एंड द स्काई लार्क है। और इस पोएम के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार प्रकृति की जो तत्व है, प्रकृति के एलिमेंट हैं, वो किस प्रकार हमेशा इटर्नल रहते हैं, शाश्वत रहते हैं, उनका आनंद, उनकी खुशी में कोई कमी नहीं आती है। जबकि दूसरी ओर मनुष्य का जो जीवन है वो लगातार पतन की ओर अग्रसर है, जिसका कारण अत्यधिक भौतिकवाद है और आध्यात्मिकता की कमी, धर्म की कमी, ईश्वर में विश्वास की कमी है। तो अब इस पोएम का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या डिस्कशन है, क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द सी एंड द स्काई लार्क। जो पोएम है सी एंड द स्काई लार्क, इसकी समीक्षात्मक अनुशंसा, समीक्षात्मक विश्लेषणों को यहाँ पर करना है कि इस पोएम की समीक्षा करनी है, पोएम किस बारे में है, कब लिखी गई, क्या है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, हाउ डज हॉकिंस एक्सप्रेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सी एंड द स्काई लार्क एंड टाउन। कि किस प्रकार हॉकिंस अपने इस सोनेट के अंदर किन दो चीज़ों के बीच में अंतर प्रस्तुत करता है। अब कॉन्ट्रास्ट का वाला अंतर एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना। अब कौन सी दो चीज़ हैं, एक तरफ तो है सी एंड द स्काई लार्क, समुद्र और पक्षी, और दूसरी ओर है टाउन यानी शहर, यानी मनुष्यों की बस्तियाँ, मनुष्यों का स्थान। तो दो चीज़ें, एक तरफ सी एंड स्काई लार्क और दूसरी तरफ शहर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट यानी अंतर, भेद प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं पोएम का आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर क्या है, किस तरह से दिए गए हैं। The Petrarchan model sonnet The Sea and the Sky Lark has been written by one of the greatest poet of Victorian age, Gerard Manley Hopkins, G.M. Hopkins। तो पेट्राकन मॉडल वाला जो सोनेट है, हमने पहले कई बार डिस्कशन किए, पिछली क्लासेस में भी आप जान चुके होंगे। इस सोनेट के दो मुख्य प्रकार होते हैं, इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट। तो पेट्राकन सोनेट इटालियन सोनेट को कहते हैं। पहले भी हमने देखा है कि पेट्राकन सोनेट उसको बोलते हैं जो 8 और 6 लाइनों में बटे होते हैं। टोटल 14 पंक्तियाँ होती है सोनेट में, जिसके दो डिवीज़न हो सकते हैं। एक तो पहला डिवीज़न जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं वो होता है, और दूसरा 6 लाइनों का एक समूह होता है जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं। तो 8 लाइनों के समूह को बोलते हैं ऑक्टेव,
और 6 लाइन के समूह को बोलते हैं सेस्टेट। इस प्रकार 14 पंक्तियाँ हो गई। तो इस वाले स्ट्रक्चर से जो सोनेट लिखा जाता है उसको हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जानते हैं। तो ये वाला सोनेट द सी एंड द स्काई लार्क है, वो एक पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन थीम पर है। पेट्रार्क के लिखे हुए, पेट्रार्क जो इटालियन पोइट है उसके लिखी हुई संरचना पर आधारित है। तो सी एंड स्काई लार्क जो कि पेट्रार्कन सोनेट है, हैज़ बीन रिटन बाय, इसको लिखा गया है वन ऑफ ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, वो विक्टोरियन एज के महानतम कवियों में से एक जेएम हॉपकिंस, गेरार्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया है। तो इससे हमको पता लगता है कि एक तो पेट्रार्कन सोनेट है, इसका टाइटल सी एंड द स्काई लार्क है, और इसके जो राइटर हैं वो जेएम हॉपकिंस हैं, और जो कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज 1836 से लेकर 1901 तक। अब देखिए जेएम हॉपकिंस के बारे में, उनकी प्रशंसा में प्रमुख जो क्रिटिक है जिनका नाम है एफ.आर. लेविस, वो क्या कहते हैं। तो डॉक्टर एफ.आर. लेविस लिखते हैं हॉपकिंस के बारे में, हॉपकिंस के टैलेंट के बारे में। ऐसे ये जो कोटेशन है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे जो सोनेट है सी एंड स्काई लार्क उससे इसका सीधा संबंध नहीं है। फिर भी हम क्योंकि इस नोट में दिया हुआ है तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द बेंट ऑफ हिज जीनियस वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट his experimenting would have taken much the same lines even if there had been no Shakespeare. Hopkins belongs to Shakespeare, Donne, Eliot as opposed to Spenser, Milton and Tennyson. तो एफ.आर. लेविस कहते हैं द बैंट ऑफ हिज जीनियस, यानी हॉपकिंस की जो जीनियस प्रतिभा है, जो उसका बैंट है, उसका जोर जो प्रभाव है वो सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना ताकतवर था, यानी उसकी प्रतिभा के अंदर जो जोश था, प्रभाव था, वो इतना शक्तिशाली था दैट वी आर फोर्स्ड टू बिलीव, कि हम ये विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाते हैं दैट हिज एक्सपेरिमेंटिंग, कि उसके जो प्रयोग हैं हॉपकिंस के, वुड हैव टेकन मच द सेम लाइन, वे तब भी सेम लाइन यानी उन्हीं तरीकों को अपनाते, इवन इफ देयर हैड बीन नो शेक्सपियर, यदि शेक्सपियर नहीं हुए होते, यानी शेक्सपियर का अगर जन्म भी नहीं होता तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉपकिंस की प्रतिभा इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रभावशाली है कि उसके प्रयोग और उसके जो कार्य हैं वो उन्हीं तरीकों पे चलते जिस तरीकों पे वो वर्तमान में चल रहे हैं, चाहे इतिहास में शेक्सपियर होते या नहीं होते। क्योंकि हॉपकिंस की तुलना शेक्सपियर से की जाती है और शेक्सपियर से प्रभावित होना बताया जाता है, लेकिन चाहे शेक्सपियर का जन्म नहीं होता फिर भी जेएम हॉपकिंस का जो प्रभाव है वो बिल्कुल उसी दिशा में चलता जैसे वर्तमान में चला है। हॉपकिंस बिलोंग्स टू शेक्सपियर, हॉपकिंस का संबंध शेक्सपियर से है, शेक्सपियर से प्रभावित होना बताया जाता है, डन जॉन डन से प्रभावित होना बताया जाता है, और एलियट टी.एस. एलियट से प्रभावित होना बताया जाता है। लेकिन एज अपोज्ड, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा उल्टा है, विरोध में है स्पेंसर के, मिल्टन के और टेनिसन के। तो हॉपकिंस पर शेक्सपियर, जॉन डन और टी.एस. एलियट का प्रभाव है, लेकिन वो स्पेंसर, मिल्टन और टेनिसन के प्रभाव से दूर या उससे विपरीत है। आगे देखते हैं इस कोटेशन के बाद, कोटेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। दिस सोनेट वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड वॉकिंग बाय द सी, यह सोनेट था, इसका वास्तव में असलियत में जो नाम था वो था वॉकिंग बाय द सी। अभी हम इसका टाइटल देख रहे हैं सी एंड द स्काई लार्क, लेकिन इसका वास्तव में टाइटल था वॉकिंग बाय द सी, जो इसके शुरू में इसको दिया गया था। क्योंकि वॉकिंग नियर द सी, समुद्र के नज़दीक टहलते हुए, द पोइट हियर्स टू साउंड, क्योंकि जो कवि है वो दो आवाज़ें सुनता है, हुज इम्प्रेशन ऑन हिम, और उस आवाज़ का जो इम्प्रेशन प्रभाव है उनके ऊपर इंस्पायर हिम, वो उसको प्रेरित करती हैं टू राइट द सोनेट, इस सोनेट को लिखने के लिए। यानी जब एक बार हॉपकिंस जब समुद्र के निकट जब टहल रहा था तो वहाँ पर उसने अपने दोनों तरफ दो आवाज़ें सुनी, और ये दो आवाज़ें उसको प्रेरित करती हैं कि वो इस सोनेट को लिखें। द सी एंड स्काई लार्क इज वन ऑफ द हॉपकिंस लेस नॉन पोएम्स, और सी एंड द स्काई लार्क हॉपकिंस की लेस नॉन पोएम्स, लेस नॉन पोएम्स का मतलब है कम प्रचलित, कम प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। थीम, विषय वस्तु क्या है जिसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। द सोनेट टेल्स द शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ, ये सोनेट है वो शार्प कॉन्ट्रास्ट यानी बहुत ही बड़ा भारी अंतर बताता है, ऑफ सी एंड स्काई लार्क,
यानी समुद्र और स्काईलार्क पक्षी से, विद द पेनफुल ह्यूमन लाइफ, जो दुखपूर्ण मानवीय जीवन है, इससे सी और स्काईलार्क के बीच में जो अंतर देखता है उसके बारे में बताते हैं। यानी जीवन बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण है, पेनफुल है, जबकि दूसरी ओर सी और समुद्र और स्काईलार्क जो पक्षी हैं वो प्रसन्न है। तो दोनों के बीच में शार्प कॉन्ट्रास्ट यानी तीव्र विरोधाभास देखने को मिलता है, यानी अंतर देखने को मिलता है। द ह्यूमन लाइफ इन टाउन, जो मानवीय जीवन है शहरों में और सिटी, शहरों में, कस्बों में, इज ऑन इट्स वे, वो अपने मार्ग पर चल चुका है, टू द डेटीरियरेशन, डेटीरियरेशन का विनाश की ओर आगे बढ़ चुका है। तो शहरों में और कस्बों में जो मनुष्य जीवन है वो अपने विनाश की ओर आगे बढ़ चुका है। यही इस सोनेट की विषय वस्तु है और थीम है। आज की सोनेट में हम इतना ही देखेंगे। आज हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी थीम के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या विषय वस्तु है, क्या डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स है। थैंक यू, धन्यवाद।